अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले पाठ में। शाम के 6 बजे समीर आदित्य के कैबिन में आया और बोला, भाई मैं आज जल्दी जा रहा हूँ। आदित्य ने समीर की ओर देखते हुए पूछा, क्यों? समीर शर्माने की एक्टिंग करते हुए बोला, अरे वो मैं खुशी को मानने के लिए उसे डिनर पर ले जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो इतना शर्मा क्यों रहा है? अपनी बीवी को डिनर पर ले जा रहा है, पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर नहीं जा रहा जो इतना शर्मा रहा है, आदित्य ने समीर से कहा। हाँ ठीक है, समीर ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। चल मैं जा रहा हूँ, कल मिलते हैं। इतना बोलकर समीर वहां से चला गया। मित्तल मैंशन। रात के 9 बजे का समय हो रहा था। सब लोगों ने डिनर कर लिया था, पर आदित्य अभी तक घर नहीं आया था। अनीता जी संजीव जी से बोली, आज आदि अभी तक नहीं आया, फोन कीजिए, पता कीजिए कहाँ है, कब तक आएगा। संजीव जी बेड के पास ही रखे काउच पर बैठकर किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने अनीता जी की तरफ देखते हुए कहा, मेरी घर आते वक्त उससे बात हो गई थी, आज वह लेट आएगा। उसका नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तो इस वजह से वह लेट हो जाएगा। तभी शुभी अंदर कमरे में आती है। उसने एक गिलास दूध अनीता जी को दिया और दूसरा संजीव जी को दिया। फिर वह वही बेड पर अनीता जी के पास बैठ गई। अनीता जी शुभी से बोली, बेटा आप जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। आदि आज थोड़ा लेट आएगा, मगर उसे बिना डिनर किए सोने मत देना। शुभी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कमरे से बाहर आ गई। शुभी अनीता जी के कमरे से बाहर निकल कर आती है। वह अपने आप से बोली, शुभी अब तू क्या करेगी? अब तो तुझे इनके सामने जाना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, मैं जल्दी से जाकर सो जाती हूँ। पर फिर वह रुकी और थोड़ा सोचते हुए बोली, नहीं मैं ऐसे नहीं सो सकती, उनको खाना दिए बगैर कैसे सो सकती हूँ। आइडिया, एक काम करती हूँ, मायरा दीदी को बोल देती हूँ, वह दे देंगी। इतना सोचते हुए शुभी किचन की तरफ बढ़ जाती है, पर किचन में पहुंचकर देखती है कि किचन बिल्कुल खाली था, वहां पर कोई नहीं था, क्योंकि अनीता जी। शुभी अब तो तू गई काम से, अब तो तुझे इनके सामने जाना ही पड़ेगा। हे कान्हा जी, आज आप अपनी शुभी को बचा लेना। शुभी इतना सोचते हुए वही डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। शुभी को काफी समय हो गया था इंतजार करते करते, उसे अब नींद आने लगी थी। उसने नींद को भगाने के लिए अपना फोन उठाया और सोनम को कॉल कर दिया। 2 रिंग में ही सोनम ने कॉल पिक कर लिया। कैसी है मेरी जान? सोनम ने कॉल पिक करते ही पूछा। अच्छी हूँ, तू तो कभी मुझे याद नहीं करती, तो मैंने सोचा मैं ही तुझे याद कर लूँ, शुभी ने सोनम से कहा। सोनम शुभी को मनाते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है यार, तू समझा करना, अब तेरी शादी हो गई है। सोच मैं तुझे फोन कर रही हूँ और तू मेरे जीजू के साथ है। तुम दोनों का कोई रोमांटिक मोमेंट चल रहा हो तो मेरा फोन करना तुम दोनों के रोमांटिक मोमेंट को खराब कर सकता है ना, समझी? मैं बहुत दूर का सोचती हूँ इसलिए मैं तुझे कॉल नहीं करती। हाँ कर ली अपनी बकवास, शुभी चिढ़ते हुए बोली। सोनम हंसते हुए बोली, अरे मैं सच कह रही हूँ। हाँ पर एक वजह ये भी है कि मेरी दीदी की सगाई हो गई है, इसलिए कुछ दिनों से मैं इन सब में बिजी थी। क्या दीदी की सगाई हो गई? और तूने मुझे बताया भी नहीं? शुभी ने चौंकते हुए पूछा। नहीं यार, मैं तुझे बताना चाहती थी पर सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि बताने का वक्त ही नहीं मिला, सोनम शुभी से बोली। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, पर तू मुझे एंगेजमेंट की पिक्स जरूर सेंड कर देना, शुभी ने सोनम से कहा। हाँ भेज दूंगी। पता है जीजू ना बहुत रोमांटिक है, कल उन्होंने दीदी को छुपकर मिलने के लिए बुलाया था और दीदी मेरी मुझे साथ में लेकर गई। फिर हम तीनों ना मूवी देखने गए, सोनम शुभी से बोली। शुभी एक्साइटेड होकर बोली, हाँ बड़े मजे आए होगे ना? हाँ, और फिर पता है हमने मूवी देखने के बाद आइसक्रीम भी खाई थी,
यार पहली बार सिनेमा हॉल गई थी। बहुत अच्छा लगा। मैंने तो सोच लिया है मैं अपने पति के साथ शादी से पहले ऐसे ही छुपकर मूवी देखने जाऊंगी। बड़ा मजा आता है। यार तू कितनी बेकार है। तू खुद मूवी देख आई। मैं तो अभी एक भी बार नहीं गई। तूने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि हम दोनों साथ में सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाएंगे, शुभी ने सोनम से रुठते हुए कहा। हाँ, पर अब तो तू देख ही आई होगी ना सिनेमा हॉल में, सोनम ने शुभी से कहा। मैं नहीं देख कर आई हूँ, शुभी मायूस होते हुए बोली। क्या? पर क्यों? जीजू तुझे लेकर नहीं गए क्या एक भी बार? सोनम ने शुभी से पूछा। शुभी नहीं। मतलब जीजू बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। बताओ तुम दोनों की शादी को 1 महीना होने को आ गया और तुम लोग एक भी बार मूवी देखने भी नहीं गए। वैसे एक बात बता, क्या शादी के बाद जैसा फिल्म में दिखाते हैं सब वैसे ही होता है क्या? नहीं, कुछ भी वैसा नहीं होता, शुभी ने कहा। मतलब तुझे जीजू ने एक बार भी किस नहीं किया? सोनम ने शुभी से पूछा। शुभी थोड़ा शर्माते हुए बोली, किया है ना। बहुत बार किया है। सोनम ने शुभी का जवाब सुना तो वह बोली, हाय। अच्छा, तो फिर जीजू ने तुझे फ्रेंच किस भी किया होगा। शुभी सरप्राइज होते हुए बोली, ये फ्रेंच किस क्या होती है? तुझे फ्रेंच किस के बारे में नहीं पता? सोनम ने शुभी से पूछा। नहीं। हाँ सही कहा, तुझे कैसे पता होगा, कल ही तो मुझे पता चली है, मैंने तो बताया ही नहीं तुझे, सोनम शुभी से बोली। शुभी सोनम से बात कर ही रही थी कि तभी डोर बेल बजती है। इधर फोन पर सोनम शुभी से बोली, मैं बताती हूँ फ्रेंच किस कि तभी शुभी बोली, सोनम मैं तुझे बाद में कॉल करूंगी। इतना बोलकर शुभी ने फोन काट दिया और जल्दी से डोर ओपन करने गई। शुभी ने डोर ओपन किया। आदित्य अंदर आया और वह बिना कुछ बोले यहाँ तक कि उसने शुभी की तरफ देखा भी नहीं, सीधे ऊपर अपने रूम की ओर बढ़ गया। शुभी को तो जैसे शौक लगा। वह तो सोच रही थी आदित्य उसको बहुत डांटेगा, जैसा कि उसने सुबह उसको मैसेज किया था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शुभी भी किचन में आ गई। वो किचन में जाकर आदित्य के लिए रोटियां सेंकने लगी। शुभी ने रोटियां बना ली थी पर अब तक आदित्य नीचे नहीं आया था। शुभी अपने आप से बोली, यह अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? वो ऊपर रूम में गई। उसने रूम का डोर ओपन किया तो रूम की लाइट्स ऑफ थी। उसने लाइट ऑन की तो देखा आदित्य ब्लैंकेट ओढ़ कर लेटा था। शुभी आदित्य को इस तरह लेटे देख अपने आप से बोली, आकर सीधे लेट गए और मैं नीचे इनका वेट कर रही थी। शुभी आदित्य के पास आई और उसके कंधे को पकड़कर उसे उठाने लगी। आदित्य ने अपनी आंखें खोली और शुभी का हाथ पकड़ लिया। शुभी थोड़ा झेप गई। आदित्य शुभी से बोला, अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? शुभी ने धीमी आवाज में कहा, आप खाना खा लीजिए। आदित्य शुभी की बात सुनकर बोला, मुझे नहीं खाना, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं। शुभी मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, क्यों? आदित्य ने शुभी का हाथ छोड़ा और उठकर बैठ गया। वह शुभी से बोला, क्योंकि तुम्हारा क्या भरोसा, गलती से तुम्हारे अगर मैं करीब आ गया तो तुम इसकी भी कंप्लेन करने दादी के पास चली जाओगी। शुभी ने जैसे ही आदित्य की बात सुनी तो वह समझ गई कि आदित्य उससे गुस्सा हो गया है सुबह वाली बात के लिए। शुभी ने परेशान होते हुए अपने दांतों से अपना निचला होंठ दबाया। आदित्य की नज़र शुभी पर ही थी। शुभी की इस हरकत को देख वह शुभी के होठों को देखने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे शुभी चाहती है कि वो उसके होठों को चूम ले, पर उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। शुभी थोड़ा हकलाते हुए बोली, सॉरी। आप सुबह वाली बात के लिए गुस्सा हो ना, पर मैंने तो दादी से सच ही तो कहा था। पर अब मैं आगे से उनसे कुछ नहीं बोलूंगी, भले आप मुझे कितना भी परेशान कर लेना, पर ऐसे आप गुस्सा मत कीजिए। चलकर खाना खा लीजिए। आदित्य ने शुभी का हाथ पकड़कर उसे एक झटके में अपने करीब खींच लिया। शुभी सीधे आदित्य के ऊपर आ गई।
वह हड़बड़ाकर जल्दी से उठी तो आदित्य ने फिर से उससे अपने करीब खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। आदित्य ने शुभी को अपनी बाहों में भर लिया। इस वक्त दोनों काफी करीब थे। शुभी आदित्य की गोद में अपनी पीठ उसकी चेस्ट से सटाकर बैठी हुई थी और आदित्य उसने अपने फेस को शुभी के कंधे पर टिकाया हुआ था। वह शुभी को निहार रहा था, फिर वह शुभी से बोला, हम तो मैं तुम्हें कितना भी परेशान करूंगा तो तुम फिर भी दादी से कुछ नहीं बोलोगी। शुभी ने न में अपना सिर हिलाया। आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई शुभी के ऐसा करने से। वह वैसे भी शुभी से नाराज नहीं था, बस शुभी को परेशान कर रहा था जिसमें उसे काफी मजा आ रहा था। फिर वह बोला, ठीक है, पर मैं खाना तभी खाऊंगा जब तुम पहले मुझे किस करोगी। शुभी ने जैसे ही आदित्य की बात सुनी उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह अपना मुंह खोलकर अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए उसे देखने लगी। अपना मुंह नहीं खोलना है, मुझे किस करना है, आदित्य ने शुभी से कहा। शुभी ने आदित्य की बात सुनी तो जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। शुभी ने किस करने के लिए आदित्य के चेहरे के करीब अपना चेहरा किया तो तभी आदित्य बोला, किस लिप्स पर करना है। शुभी ने जैसे ही आदित्य की बात सुनी तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। शुभी आज से पहले कभी किसी के इतने करीब नहीं आई थी। ये उसके लिए एकदम अलग एहसास था। आदित्य का उसके करीब होना उसके हार्टबीट को बढ़ा देता था। धक धक करता दिल, धक धक करता दिल। उसे समझ नहीं आता था कि यह उसके साथ क्या हो रहा है। ये कैसा अजीब सा एहसास है जो आदित्य के करीब आते ही हर बार उसके दिल को गुदगुदा जाता है। अपने इसी एहसास की वजह से वह आदित्य से दूर भागती रहती है। इस समय दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। आदित्य को शुभी का इस तरह शर्माना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके शर्म से गाल लाल हो गए थे। शुभी इस तरह बहुत प्यारी लग रही थी। शुभी धीरे से आदित्य के होठों की तरफ बढ़ते हुए अपने नर्म मुलायम होठों को आदित्य के होठों से जोड़ देती है, पर फिर जल्दी ही आदित्य के होठों को हल्के से छूकर अपने होठ हटा लेती है। आदित्य शुभी के ऐसा करने से चिढ़ गया और बोला, क्या मैं तुम्हें ऐसे किस करता हूँ। शुभी ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए न में अपना सिर हिलाया। हाँ, तो फिर जैसे मैं करता हूँ वैसे किस करो, आदित्य ने शुभी से कहा। आदित्य की बात सुनकर शुभी के अब कान तक लाल हो गए थे। उसने आदित्य को धक्का दिया और जल्दी से उसकी गोद में से उठकर बोली, जल्दी से नीचे आ जाए, खाना ठंडा हो रहा है। इतना बोलकर वह रूम से भाग गई। शुभी को इस तरह भागता देख आदित्य को हंसी आ गई। शुभी जल्दी से भागकर किचन में आ गई। इस समय उसकी हार्टबीट बहुत तेज चल रही थी। वह अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगती है। वह जल्दी से आदित्य के लिए खाना लगाने लगती है। रोटियों को उसने अच्छे से ढक कर रखा था, इसलिए वह अभी तक ठंडी नहीं हुई थी। ... शुभी अपना काम कर ही रही थी कि तभी आदित्य अचानक से आकर शुभी के पीछे से गले लग जाता है। आदित्य के ऐसा करने से शुभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आदित्य के हाथ इस वक्त उसकी साड़ी में उसके पेट पर थे और वह धीरे धीरे उसके पेट को सहला रहा था। आदित्य ने शुभी के कान को अपने होठों से पकड़कर हल्के से दबाया और फिर धीरे से बोला, तुमने हिम्मत कैसे की ऐसे रूम से यहाँ भाग कर आने की। शुभी अपनी कांपती हुई आवाज से बोली, वो मैं आपके लिए खाना लेने आई थी। और आप क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा। आदित्य शुभी को और कसकर अपनी बाहों में लेते हुए बोला, अच्छा वैसे तुम्हें दादी के सामने बकवास करने में कोई शर्म नहीं आती और अभी तुम्हें शर्म आ रही है। क्या कहा आपने, शुभी ने पूछा। कुछ नहीं, अभी इस वक्त हमारे अलावा कोई नहीं जाग रहा। तो तुम टेंशन मत लो, आदित्य ने शुभी के गले पर किस करते हुए कहा। इधर उन दोनों की नज़दीकियों को देखकर अनीता जी बड़ी खुश हो रही थी। अनीता जी और संजीव जी दोनों इस वक्त के छुपकर किचन के बाहर खड़े होकर आदित्य और शुभी को देख रहे थे। संजीव जी अनीता जी से बोले, चलो भी या फिर यहीं पर खड़े रहकर उन्हें देखती रहोगी।
अनीता जी चिढ़ते हुए बोली, हाँ चल रही हूँ। संजीव जी बोले, तुम तो हो ही बेशर्म और तुम्हारा लड़का भी बेशर्म था। और अब तुम्हारा पोता भी बेशर्म हो गया है। अनीता जी संजीव जी को टोकते हुए बोली, धीरे बोली, और वैसे आपने तो जैसे शर्म करके सारे किले फतेह कर लिए। फिर वह उन दोनों को देखते हुए बोली, हाय मेरे बच्चे, इन्हें किसी की नजर ना लगे। संजीव जी अनीता जी को खुश होते देख मुस्कुरा दिए। हाँ ठीक है देवी जी, अब चलकर सो जाए। संजीव जी इतना बोलकर अनीता जी को अपने साथ ले गए। अनीता जी और संजीव जी इस वक्त अपने कमरे में आ गए थे। अनीता जी अभी भी हंस रही थी तो संजीव जी मुस्कुराते हुए बोले, बस करो, ऐसे अच्छा लगता है क्या बच्चों को इस तरह देखना। अभी तक नहीं बदली हो, तुम बहुत बेशर्म हो और ऐसा ही तुम्हारा पोता है। ज्यादा अगर बीवी पर प्यार आ रहा है तो कमरे में क्यों नहीं ले जाता उसे। अनीता जी अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोली, तो आपको क्या परेशानी है, उसकी बीवी, वो अपनी बीवी से अपने कमरे में प्यार करे या किचन में करे, ये पूरा घर उसका है। अगर अभी इस उम्र में रोमांस नहीं करेंगे तो क्या हमारी उम्र में करेंगे। संजीव जी बेड पर बैठते हुए बोले, अच्छा ठीक है, सो जाओ, अब काफी रात हो गई है। अनीता जी बेड पर बैठते हुए बोली, आपको पता है इसलिए मैंने घर के सारे नौकरों को रात 8 बजे के बाद घर से जाने का बोल दिया है। मैंने उन सब को समझा दिया है कि 8 बजे के बाद सब क्वार्टर में चले जाया करें, बाकी काम अगले दिन आकर कर लिया करे। फिर अनीता जी एक गहरी सांस लेते हुए बोली, शुभी के आने से हमारे घर में कितनी रौनक आ गई है ना, वरना पहले ये घर ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। 3 लोगों के होने के बावजूद भी यह घर खाने को दौड़ता था। संजीव जी बेड पर लेटते हुए बोले, ये तो है, सबसे ज्यादा तो आदि में बदलाव आया है। इधर किचन में आदित्य शुभी को पीछे से अपनी बाहों में भरे हुए था। वो बहुत प्यार से शुभी के गले पर किस कर रहा था, पर शुभी को बहुत ही अजीब फील हो रहा था, उसे बहुत ही गुदगुदी हो रही थी। शुभी ने आदित्य को धक्का देते हुए कहा, दूर हटिए, मुझे गुदगुदी हो रही है। आदित्य शुभी को बड़े प्यार से चूम रहा था। वो तो खा गया था उसमें, पर शुभी के धक्का देकर ऐसे उससे दूर जाने से उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने शुभी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप किचन से बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। आदित्य के इस तरह जाने से शुभी का वो समझ आ गया था कि उसने आदित्य को नाराज कर दिया है। शुभी ने खाने की थाली ले जाकर आदित्य के सामने रख दी। आदित्य चुपचाप से खाना खाने लगा। उसने एक बार भी शुभी की तरफ नहीं देखा। शुभी को अब इस बात से भी परेशानी होने लगी, उसे थोड़ा अजीब लगा। आदित्य अब उसकी ओर देख ही नहीं रहा था। वो वहीं पास की चेयर पर बैठ गई और आदित्य को खाना खाते हुए देखने लगी। पता नहीं वह खुद क्या चाहती थी। आदित्य ने खाना खाया और उठकर जाने को हुआ कि तभी शुभी खड़ी हुई और उसने आदित्य के बाजू को अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से पकड़ लिया और अपनी सॉफ्ट सी आवाज में बोली, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, गुस्सा हो गए? नहीं, आदित्य ने कहा। तो फिर मेरी ओर देख क्यों नहीं रहे? शुभी ने फिर से धीरे से कहा। क्यों देखूं मैं तुम्हारी तरफ? तुम तो हर वक्त मुझे अपने आप से दूर धकेलती रहती हो, तुम्हें मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? इतना बोलकर आदित्य ने एक झटके में अपनी बाजू शुभी के हाथों से छुड़वा ली और वह जाने लगा। पर फिर वह रुका और बोला, तुम्हें अगर मेरा छूना अच्छा नहीं लगता तो मैं तुम्हें टच ही नहीं किया करूंगा। इतना कहकर आदित्य सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। आदित्य के इस तरह झटकर अपना हाथ छुड़वाने से शुभी की आंखों में आंसू आ गए। उसका गला भर आया। शुभी ने रुवासी आवाज में कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने कब कहा कि मुझे आपका छूना अच्छा नहीं लगता? आप मेरे पास आते हो और आपके छूने से मुझे गुदगुदी होती है, तो इसमें मेरी क्या गलती है?
इतना बोलते हुए वो वही चेयर पर बैठकर रोने लगी और रोते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। और खड़ूस भी बार बार मुझ पर गुस्सा करते रहते हो, हमेशा अपनी मनमानी करते रहते हो। शुभी के रोने की आवाज आदित्य के कानों में पड़ी तो वह पलटकर सीढ़ियों से वापस शुभी के पास आने लगा। पर जैसे ही शुभी ने आदित्य को अपने पास लौटते हुए देखा तो वह घबरा गई। उसे लगा कि शायद आदित्य सपे गुस्सा करने के लिए वापस आ रहा है। उसने जल्दी से थाली उठाई और किचन की तरफ भाग गई। आदित्य किचन में आया पर शुभी ने एक बार भी आदित्य की तरफ नहीं देखा। वह अपने आप को काम में व्यस्त दिखाने लगी जिससे कि आदित्य उससे बात ना कर पाया और न ही उसे डांट पाए। आदित्य शुभी की इस हरकत पर मुस्कुराने लगा और अपने मन में बोला, हर छोटी छोटी बातों पर रोना होता है, नाराज भी नहीं होने देती, एकदम बच्ची है। शुभी की आंखों में अभी भी आंसू थे। वह शुभी के पीछे खड़ा हो गया। शुभी को एहसास हो गया था कि आदित्य पीछे ही खड़ा हुआ है पर वो बर्तन धोने में लगी रही। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो तब से एक थाली को बार बार साफ कर रही थी, पर आदित्य उसके पास से हिला भी नहीं। थक हार कर उसने अपनी एक्टिंग बंद कर दी। जैसे ही शुभी का काम हो गया, आदित्य ने एक झटके में उसे अपनी बाहों में उठा लिया। शुभी घबरा गई। उसने कसकर आदित्य की टी शर्ट अपने हाथों से पकड़ ली और बोली, आपने मुझे क्यों उठाया है? शुभी की मासूमियत हमेशा आदित्य का दिल पिघला देती थी। वो मुस्कुराया पर वो कुछ नहीं बोला और शुभी को अपनी बाहों में लिए ऊपर अपने कमरे में आ गया। उसने बड़े आराम से शुभी को बेड पर बैठाया और फिर डोर बंद किया। वो शुभी के पास बैठते हुए बोला, तुम हर छोटी छोटी बात पर रोने क्यों लगती हो? शुभी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, आपकी वजह से। आप ही तो हमेशा मुझे रुलाते रहते हैं। आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस वक्त शुभी उसको बहुत क्यूट लग रही थी। आदित्य की नज़र शुभी के पैरों पर गई। उसके पैर बहुत सुंदर लग रहे थे। शुभी ने डार्क ग्रीन कलर की नेल पेंट लगाई हुई थी। पैरों में पायल भी पहन रखी थी और छोटे छोटे एक एक बिछिया भी पहन हुए थे, पर उसके पैर में निशांत के द्वारा दी गई चोट का निशान अभी भी था। उसके सॉफ्ट से पैरों को देखकर आदित्य अपने हाथों को रोक नहीं पाया और उन्हें छूने लगा। आदित्य के इस तरह छूने से शुभी ने एकदम से अपने पैर पीछे करने चाहे तो आदित्य ने उन्हें पकड़ लिया और बोला, अभी तो तुमने कहा था कि मेरा छूना तुम्हें बुरा नहीं लगता, तो फिर क्यों पीछे हट रही हो? शुभी हकलाते हुए बोलने लगी, वो मैं। शश, चुप, कुछ मत कहो। आदित्य ने शुभी के होठों पर अपनी उंगली रख दी। आदित्य ने फिर शुभी से धीरे से पूछा, मैं बहुत बुरा हूं ना? तो इसका मतलब मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? शुभी ने अपने सिर को नीचे झुकाते हुए धीमी आवाज में कहा, आप मुझे अच्छे लगते हैं पर आप बहुत बुरे भी हैं। आदित्य शुभी का जवाब सुनकर हंसने लगा और बोला, अच्छा तो फिर कैसे अच्छा लगता हूं मैं तुम्हें? जब मैं बुरा हूं तो? मुझे नहीं पता। शुभी इतना बोलकर उठकर जाने को ही थी पर आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बेड पर खींच लिया। दोनों अब बेड पर लेटे हुए थे। आदित्य का चेहरा बिल्कुल एकदम शुभी के सामने था। उसने शुभी के चेहरे पर आ रही लटों को उसके कान के पीछे किया। उसने अपने हाथों को शुभी के चेहरे पर फेरा। वह अपने हाथ से शुभी के गाल को सहलाने लगा। शुभी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके समझ से बाहर था कि वह इस समय कैसे रिएक्ट करे। अपनी आंखें खोलो, आदित्य ने शुभी से धीरे से कहा। शुभी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आदित्य शुभी की आंखों में देखते हुए बोला, आई लव यू शुभी। शुभी ने जैसे ही आदित्य की बात सुनी वह दंग रह गई। वह अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए आदित्य को देखने लगती है। वह फिर आदित्य से बोलने की कोशिश करते हुए बोली, आप मुझे। शुभी कुछ बोल नहीं पा रही थी। शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए थे। आदित्य उसके थोड़ा और करीब आते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जान। मैं तुमसे गुस्सा होकर तुमसे दूर कभी रह ही नहीं सकता। शुभी ने आदित्य की बात को सुना तो खुश हो गई, पर अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो अपना सैड फेस बनाते हुए बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? आप सच में मुझसे प्यार करते हो? आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया। तो शुभी खुश गई। उसने खुश होकर उसके गाल पर किस कर दिया और फिर उसके गले लग गई। आदित्य ने भी कसकर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए। आदित्य शुभी को बड़ी हसरतों से देख रहा था। वह शुभी के चेहरे के और करीब आया और उसने अपने होठ शुभी के होठों पर रख दिए। वह बड़े प्यार से शुभी के नर्म मुलायम होठों को चूमने लगा। शुभी की धड़कनें एक बार फिर तेज हो गई, पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो इस बार हिली भी नहीं। वह आदित्य को मनमानी करने देती है। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं क्योंकि उन दोनों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। पर फिर थोड़ी ही देर रुकने के बाद आदित्य फिर से अपने होठ शुभी के होठों से जोड़ देता है और उसे दोबारा किस करने लगता है। तभी अचानक से शुभी ने अपना चेहरा आदित्य के चेहरे से दूर कर लिया। आदित्य शुभी के ऐसा करने से उसे एकटक देखने लगा और फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ जान? शुभी अपने आप को शांत करते हुए धीरे से आदित्य से बोली, ये फ्रेंच किस क्या होता है? आदित्य शुभी की बात सुनकर दंग रह गया। वह अपने मन में सोचने लगा कि क्या इसे फ्रेंच किस के बारे में नहीं पता। पर फिर वह उससे बोला, तुम्हें किसने बताया फ्रेंच किस के बारे में? शुभी ने आदित्य की बात सुनी तो अपना चेहरा उसकी चेस्ट में छुपा लिया। उसे लगा कि उसने शायद कुछ गलती कर दी है ये सवाल पूछकर। आदित्य ने उसको खुद से अलग किया, फिर उसके चिन को पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाया और उससे बोला, बताओ तुम्हें किसने बताया? शुभी आदित्य के गले लग गई और उससे बोली, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बताया। आदित्य मुस्कुरा उठा और फिर वह शुभी से बोला, तो उसने तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं दिया? शुभी आदित्य से अलग हुई और बोली, नहीं आप आ गए थे तो इसलिए फिर मैंने फोन काट दिया। उसकी पूरी बात सुनी ही नहीं। आप बताए ना। आदित्य शुभी को देखकर अपने मन में बोला, बिल्कुल पागल है, इतनी बड़ी होने के बाद भी बच्चों जैसे सवाल और हरकतें हैं। आदित्य को इस तरह मुस्कुराते हुए देख शुभी ने उसे हिलाते हुए पूछा, बताए ना। बताना क्या है, मैं करके दिखा देता हूँ ना। इतना बोलते ही आदित्य ने दोबारा से अपने होंठ शुभी के होंठों पर रख दिए और उसे बहुत पैशनेटली किस करने लगा। शुभी हिलने डुलने लगी। आदित्य ने उसको और वाइल्डली किस करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद दोनों की सांसें उखड़ने लगी तो आदित्य ने शुभी को छोड़ दिया, पर वह अपने होंठ अभी भी शुभी के होठों से जुड़े हुआ था। दोनों और एक दूसरे की सांसों को खुद पर महसूस कर रहे थे। शुभी जब नॉर्मल हुई तो बोली, ये तो आपने पहले वाली ही किस कर दी। आदित्य शुभी की बात पर हंसने लगा और फिर वो हंसते हुए बोला, यही तो होती है फ्रेंच किस। मुझे तो यही वाली आती है। अगर तुम्हारी फ्रेंड को कोई दूसरी फ्रेंच किस आती है तो तुम उससे पता करके मुझे सिखा देना, तो हम वो वाली भी ट्राई कर लेंगे। आदित्य की बात सुनकर शुभी के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपना चेहरा आदित्य की चेस्ट में छुपा लिया। आदित्य ने भी मुस्कुराते हुए शुभी को अपने गले से लगा लिया और प्यार से उसके बालों पर किस कर लिया। फिर शुभी आदित्य से दूर होकर उसे निहारने लगी। इतनी नज़दीकियों की वजह से शुभी कांप रही थी। आदित्य ने धीरे से शुभी की साड़ी में लगी पिन को खोल दिया और बड़े प्यार से उसके गाल पर किस कर दिया। आदित्य ने उसका पल्लू पकड़कर अपने हाथों में ले लिया। आदित्य के ऐसा करने से शुभी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह शर्म से लाल हो गई थी। वह पलटने को हुई तो आदित्य ने शुभी को पकड़ लिया। वह शुभी की खूबसूरती को देखने लगता है। ऑरेंज कलर की साड़ी में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। आदित्य तो उसको देखकर अपने होश खो चुका था। उसकी नज़र शुभी के खुले गोरे पेट पर जाकर रुक गई। वह खिसकते हुए शुभी के पेट के पास पहुंच गया।
उसने अपने होठ शुभी के पेट पर रख दिए और फिर वो उसके पेट को प्यार से चूमने लगा। आदित्य की इस हरकत से शुभी के शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उसने आदित्य के बालों को अपनी मुट्ठी में कस लिया। वह कसम साते हुए बोली, आदित्य प्लीज मत कीजिए, मुझे डर लग रहा है। शुभी के मुंह से अपना नाम सुनकर आदित्य और एक्साइटेड हो गया। उसने शुभी की आगे की बात इग्नोर कर दी। वह शुभी को किस करते हुए उसके गले तक आ गया। फिर वह शुभी के कान के पास आकर बड़े ही सेडिक्टेली वे में बोला, जान, क्या मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ? शुभी आदित्य की बात सुनकर आदित्य को देखने लगती है। तभी आदित्य का फोन बजने लगता है। आदित्य एक नज़र सोफे पर रखे अपने फोन को देखता है, पर वह फोन उठाने के लिए नहीं उठता और फोन कट होने का इंतजार करने लगता है। जब फोन कट गया तो वह फिर शुभी की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम रेडी हो? शुभी कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी आदित्य का फोन फिर से बजने लगता है। आदित्य फोन की आवाज सुनकर गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर वह फोन बंद करने के लिए उठता है। वह जैसे ही अपने फोन को उठाता है तो देखता है कि उसके पीए का फोन आ रहा है। वह अपने आप से बोला, ये क्यों इस वक्त फोन कर रहा है? कहीं कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है? आदित्य पलटा तो देखा शुभी उठकर बैठ गई थी। वह अपने पल्लू को ठीक कर रही थी। फोन एक बार बजकर फिर बंद हो गया था, पर आदित्य की नजरें अभी भी शुभी पर ही थी। वह शुभी के पास जाने को हुआ कि तभी फिर फोन बजा। आदित्य ने गुस्से में फोन कट किया और शुभी के पास आकर बैठते हुए धीरे से बोला, मैं अभी आता हूँ जान, इम्पोर्टेंट कॉल है, अटेंड करना पड़ेगा। शुभी तो वैसे ही शर्म की मारे आदित्य की तरफ नहीं देख पा रही थी। आज वो काफी आगे बढ़ गया था, जिस कारण शुभी अब उसकी आंखों में देख भी नहीं पा रही थी। उसने बस अपने सिर को नीचे झुकाए ही हमें अपना सिर हिला दा। छोटी या उसकी अब फिर से बोलती बंद हो गई थी। आदित्य उठकर बालकनी में चला गया। लगभग 10 से 15 मिनट आदित्य ने फोन पर बात की। वह फोन काटकर अंदर आया तो देखा कि शुभी ऐसे ही बैग से सटकर बैठे बैठे सो गई थी। आदित्य को बहुत बुरा फील हुआ कि शुभी उसका इंतजार करते करते ऐसे सो गई थी। आदित्य को अब अपने पीए पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था कि जब भी वो शुभी के साथ होता है कोई ना कोई डिस्टर्बेंस जरूर होता है। वह शुभी के पास गया और उसने शुभी को ठीक से बेड पर लिटा दिया। फिर उसको ब्लैंकेट उड़ा दिया। आदित्य बड़ी उमाकर अपनी साइड जाने लगा कि तभी उसकी नज़र सोफे पर पड़े उसके कोट के नीचे रखे चॉकलेट के बॉक्स पर गई। वह अपने आप से बोला, अरे ये तो मैं शुभी को देना ही भूल गया। वह शुभी के लिए चॉकलेट्स लेकर आया था, पर वह उसे देना भूल गया था। आदित्य ने सारी लाइट ऑफ कर दी और वह शुभी के बगल में जाकर लेट गया। वह शुभी को एकटक निहार रहा था। उसने अभी साइड लैंप नहीं ऑफ किया था, तो इस वजह से हल्की हल्की रोशनी शुभी के चेहरे पर पड़ रही थी। शुभी लैंप की हल्की रोशनी में बहुत प्यारी लग रही थी। वह शुभी के थोड़ा और करीब आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपने दिल की बात शुभी को बता दी थी और उसे यकीन था कि छोटे ओ भी उसके प्यार को जरूर एक्सेप्ट करेगी। उसने प्यार से सोती हुई शुभी के माथे को चूमा और बोला, आई लव यू सो मच जान। पता नहीं क्या कर दिया है तुमने, अब तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसे तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा, पर रोक नहीं पाया खुद को। वैसे सैम भी ठीक कहता है, अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए, वरना फिर बहुत लेट हो जाता है। उसने मुस्कुराकर शुभी के गाल को सहलाया। आदित्य की लाइफ में शुभी पहली ऐसी लड़की थी जिसको उसने आई लव यू कहा था। भले ही उसकी कॉलेज लाइफ में उसकी काफ़ी गर्लफ्रेंड रही थी, पर उसने किसी को प्रपोज नहीं किया था। शुभी उसके लिए उन सब से अलग थी। जो वह शुभी के लिए फील करता था, आज तक उसने किसी और के लिए कभी फील नहीं किया था। शुभी की यूं करीब जाना उसे बहुत अच्छा लगता था।
आदित्य शुभी को बड़े प्यार से निहार रहा था। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो खुश था शुभी का साथ पाकर। प्यार कब हो जाए कोई भरोसा नहीं है। सुबह के समय जब शुभी की नींद खुली तो उसे अपनी चेस्ट पर दबाव महसूस हुआ। उसने ठीक से अपनी आंखें खोली तो पाया कि आदित्य अपना सिर उसके सीने पर रख कर सो रहा है। उसके हाथ इस समय शुभी की कमर के चारों ओर थे। वो किसी छोटे बच्चे की तरह शुभी से चिपक कर सो रहा था। शुभी ने अपने हाथ को प्यार से आदित्य के गाल पर फेरा। आदित्य को इस तरह ऐसे सुकून से सोता देख उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपनी कसकर आंखें भींच ली। उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। उसे अपने पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा था। अचानक से उसे कुछ याद आया। उसने जल्दी से आदित्य को खुद से दूर किया और खुद जल्दी से उठकर अपनी साड़ी संभालते हुए बाथरूम की तरफ भाग गई। आदित्य की भी नींद खुल गई थी, क्योंकि शुभी ने उसे झटके से अपने आप से दूर कर दिया था। उसने अपनी आंखें खोली तो शुभी को बाथरूम की तरफ भागते हुए देखा, पर उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड्स बाद उसने दोबारा आंख खोली और उठकर बैठ गया। उसने एक बार अपने फोन को उठाकर टाइम चेक किया। सुबह के 6 बज रहे थे। आदित्य अपने आप से बोला, ओह गॉड, मैं कैसे इतनी देर तक सो गया, आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। इतना बोलते हुए आदित्य उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। जब आदित्य ने क्लोजेट रूम का डोर ओपन किया तो देखा शुभी ने कपबोर्ड से कुछ सामान बाहर निकाल कर फेंक दिया था और अभी भी कुछ ढूंढ रही थी। आदित्य उसके पास गया। उसने शुभी से कहा, क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हो और इतना परेशान क्यों हो? आदित्य ने शुभी से एक साथ इतने सवाल कर दिए। शुभी ने जैसे ही आदित्य की आवाज सुनी तो वह एक पल के लिए अपनी जगह पर जम गई, पर फिर वह जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग गई और डोर बंद कर लिया। आदित्य शुभी को इस तरह बिहेव करता देख कंफ्यूज सा हो गया। वह बाथरूम के डोर के पास आया और शुभी से बोला, शुभी ओपन द डोर। शुभी अंदर डोर से सटकर खड़ी हुई थी। वह अपने आप से बोली, मैं कैसे भूल सकती हूँ, पता ही नहीं चला मुझे तो कि आगरा से आए हुए मुझे 1 महीना हो गया। शुभी मिरर के सामने खड़ी हो गई। उसने पीछे मुड़कर अपनी साड़ी को चेक किया तो देखा वो थोड़ी रेड हो गई थी। शुभी परेशान होते हुए बोली, सपना आंटी बोल रही थी कि उन्होंने सब कुछ ला कर रखा है क्लोजेट रूम में, तो फिर मुझे मिल क्यों नहीं रहा? बाहर आदित्य खड़े होकर शुभी से लगातार बोल रहा था, शुभी तुम ठीक तो हो ना? प्लीज ओपन द डोर शुभी। शुभी ने थोड़ा सा डोर खोलते हुए आदित्य से कहा, आप जरा सपना आंटी को बुला देंगे? आदित्य ने शुभी की कोई बात नहीं सुनी और उसने जोर से डोर को धक्का मार दिया, जिसकी वजह शुभी को भी धक्का लगा और वह गिरने ही वाली होती है कि तभी आदित्य जल्दी से अंदर जाकर उसे संभाल लेता है। उसने शुभी को ठीक से खड़ा किया और बोला, कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, डोर क्यों ओपन नहीं कर रही थी? शुभी जैसे ही आदित्य के हाथ से छूटी वह जल्दी से जाकर बाथरूम की वॉल से सटकर खड़ी हो गई। वह बोली, आप जाइए बाहर, मैं नहाने वाली थी। आदित्य कुछ देर शुभी को घूरता है, फिर वो बाहर निकल गया। आदित्य के बाहर जाने के बाद शुभी अपने आप से बोली, अरे यार, अब मैं सपना आंटी को कैसे बुलाऊं? शुभी थोड़ी देर तक खड़ी रही, फिर डोर को ओपन करके वह बाहर झांकती है कि तभी क्लोजेट रूम का दरवाजा खुला और सपना जी अंदर आई। जैसे ही शुभी ने सपना जी को देखा उसने एक चैन की सांस ली और जल्दी से बोली, आंटी जल्दी आइए। सपना जी जल्दी से चलकर शुभी के पास आकर बोली, क्या हुआ बेबी, आप मुझे क्यों बुला रही थी? आंटी मुझे सैनिटरी पैड नहीं मिल रहे हैं और मेरे पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं, मुझे जल्दी से ढूंढ कर दे दीजिए, शुभी सपना जी से बोली। सपना जी ने शुभी की बात सुनी तो वह चुपचाप खड़ी रह गई। शुभी ने सपना जी को इस तरह चुपचाप खड़े देखा तो उनसे बोली, क्या हुआ आंटी?
जल्दी ढूंढ कर दे दीजिए सपना जी, शुभी से बोली। बेबी, मैं इस बारे में तो भूल ही गई थी। मैंने तो सैनिटरी पैड आपके लिए मंगवाए ही नहीं है। फिर वह घबराते हुए बोली, अब अगर मैडम जी को पता चला तो वह मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। शुभी ने सपना जी की बात सुनी तो वह फिर कुछ देर बाद कुछ सोचते हुए जल्दी से बोली, आंटी, आप एक काम कीजिए, मेरे रूम में जाए, मेरे सामान में जरूर होगा, वहां से ले आइए आप। जल्दी जाइए। हाँ, ठीक है। इतना बोलकर सपना जी जल्दी से वहां से चली गई। इधर आदित्य भी सपना जी को बुलाने के बाद जिम चला गया था। थोड़ी देर में सपना जी वापस आ गई और उन्होंने शुभी को पैड दे दिया। वह बोली, मुझे माफ कर दीजिए बेबी, ये सब मेरी गलती है, मैं इस बारे में भूल ही गई थी। मैं अभी खुद जाकर लेकर आऊंगी। शुभी ने उनसे मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं आंटी। इतना बोलकर उसने दोबारा से डोर बंद कर दिया। सपना जी भी बाहर आ गई। 1 घंटे बाद शुभी बाथरूम से बाहर निकल कर आई। वह नहाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगी थी। पर आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे दर्द हो रहा था। दर्द की वजह से उसका चेहरा भी लाल पड़ गया था। शुभी तैयार हो रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने अपना फोन उठाया तो देखा कि रचना का कॉल आ रहा था। शुभी ने जल्दी से कॉल पिक कर लिया। शुभी फोन पर बात कर रही थी कि तभी उसके रूम का डोर खुला और आदित्य अंदर आया। वह पसीने से भीगा हुआ था। उसकी टी शर्ट पसीने की वजह से उसकी चेस्ट से चिपकी हुई थी। इस वक्त वो काफी हॉट लग रहा था। उसने एक नज़र शुभी को देखा जो कि इस समय उसी को घूर घूर कर देख रही थी। फिर वह सीधे बाथरूम की ओर बढ़ गया। शुभी आदित्य को देखने में इतनी खो गई थी कि वह भूल गई थी कि वह फोन पर रचना से बात कर रही है। जब रचना ने उसे आवाज दी तब वह होश में आई। शुभी ने थोड़ी देर रचना से बात की, फिर कॉल काट दिया। उसे पता चला कि परसों से उसके एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। शुभी अपने आप से बोली, अब क्या करेगी तू शुभी? पहले आगरा में तो सोनम तेरी हेल्प कर देती थी, पर अब मैं कैसे पढ़ूं? हे कान्हा जी, मैं पास कैसे होंगी? वह अपने आप से बातें करते हुए रूम में टहल रही थी, पर उसे फिर से दर्द होने लगा तो वह वहीं अपना पेट पकड़कर सोफे पर बैठ गई। उसकी नज़र पास वाले दूसरे सोफे पर गई जहां पर चॉकलेट का बॉक्स रखा हुआ था। जैसे ही शुभी ने वो बॉक्स देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से उठाया और बोली, अरे वाह चॉकलेट्स, क्या ये मेरे लिए है? पर कौन लेकर आया? छोड़ो, खाने पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। पर इससे पहले वो बॉक्स खोलती, बाथरूम के डोर के खुलने की आवाज आई तो शुभी ने जल्दी से वो चॉकलेट बॉक्स वहीं पर रख दिया और वह अपना फोन चलाने की एक्टिंग करने लगी। थोड़ी देर बाद आदित्य क्लोजेट रूम से बाहर आया। उसने नेवी ब्लू कलर का पैंट और उसके साथ वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। उसने अपने साथ लाया हुआ उसका नेवी ब्लू कलर का कोट वही बेड पर रखा और वह मिरर के सामने खड़ा होकर अपने बाल सेट करने लगा। वह मिरर से शुभी को देख रहा था, जो कि फोन में बिजी थी। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि शुभी उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। वह जब अच्छे से रेडी हो गया तो फिर शुभी के सामने जाकर खड़ा हो गया। जब शुभी ने आदित्य को खुद के सामने खड़ा हुआ देखा तो वह बोली, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? वह उठी तो आदित्य थोड़ा पीछे हो गया जिससे वह ठीक से खड़ी हो पाए। आप? शुभी बस इतना ही बोल पाई थी कि आदित्य ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और ले जाकर बेड पर लिटा दिया। वो उठने को हुई तो आदित्य उससे थोड़ा गुस्से में बोला, चुपचाप लेटी रहो। शुभी वापस से लेटकर आदित्य को देखने लगी। आदित्य उसके पास बैठते हुए अपनी वही रूड टोन में बोला, आज अगर तुम ठीक फील ना करो तो कोई जरूरत नहीं है कॉलेज जाने की। शुभी एकटक आदित्य को देख रही थी क्योंकि उसे आदित्य की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तभी किसी ने उनके डोर पर नॉक किया। शुभी उठने को हुई तो आदित्य ने उसे लेटे रहने का इशारा किया और वो खुद उठकर डोर की तरफ गया।
थोड़ी देर में वह वापस आया और उसने शुभी को हीटिंग पैड देते हुए कहा, इसे यूज करो, इससे तुम्हें पीरियड क्रैम्प से राहत मिलेगी। शुभी शॉक थी। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए आदित्य से पूछा, आपको कैसे पता कि? आदित्य ने शुभी की बात को पूरा करते हुए कहा कि तुम्हारे पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं। शुभी ने आदित्य की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया। जब क्लोजेट रूम में शुभी आदित्य की आवाज सुनकर बाथरूम की ओर भागी थी, आदित्य ने तभी उसकी साड़ी पर लगे स्टैन को देख लिया था और उसे अंदाजा हो गया था। आदित्य शुभी से बोला, एक बात बताओ, तुम्हें मुझे ये बात बताने में क्या प्रॉब्लम थी जो तुम सपना आंटी को बुला रही थी? मैं तुम्हारे पास था, अगर कुछ चाहिए था तो मुझसे क्यों नहीं बोला? शुभी ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और आदित्य की बात सुन रही थी। आदित्य गुस्से से बोला, इधर देखो शुभी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। शुभी ने आदित्य को गुस्सा करते हुए सुना तो वह बोली, वो मुझे शर्म आ रही थी आपको बताने में। आदित्य शुभी की बात सुनते हुए बोला, तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो। मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा, तुम मुझे सब बता सकती हो, इसमें शर्माने वाली क्या बात थी? शुभी को अब गुस्सा आ रहा था। वह उठी और बैठते हुए बोली, मुझे शर्म आ रही थी बस। और वैसे आपको कैसे पता कि हीटिंग पैड यूज करने से पीरियड क्रैम्प से राहत मिलती है? शुभी का सवाल सुनकर आदित्य एक पल के लिए चौंक गया। उसे ये सब अमीशा की वजह से पता था। जब वो उसके साथ लिव इन में था तब उसने ये सब अमीशा को यूज करते हुए देखा था, इसलिए उसने ये सपना आंटी से शुभी के लिए मंगवा लिया। पर अब आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। आदित्य ने आगे अब कुछ नहीं कहा। वह उठा और शुभी से बोला, आज आराम करो, कल कॉलेज चले जाना। शुभी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। आदित्य ने झुककर शुभी के माथे पर किस किया और वह फिर रूम से बाहर जाने लगा, पर शुभी ने उसे आवाज दी और कहा, आदित्य। आदित्य ने शुभी के मुंह से अपना नाम सुना तो वह रुका और शुभी की तरफ पलट गया। शुभी ने आदित्य से अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए पूछा, क्या वो चॉकलेट्स मैं खा सकती हूँ? आदित्य ने शुभी की बात सुनी तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। वह चॉकलेट बॉक्स के पास गया और उसे उठाकर शुभी को दे देता है। शुभी जल्दी से उसके हाथ से चॉकलेट ले लेती है और बॉक्स को खोलने लगी। आदित्य उसे देख रहा था, पर शुभी इस समय उस बच्चे की तरह थी जिसे उसकी जब फेवरेट चीज दे दी जाए तो उसे वाकई किसी से मतलब नहीं होता। यही हाल शुभी का था। आदित्य ने एक नज़र उसे देखा और फिर वह रूम से बाहर निकल गया। पूरा दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। आदित्य भी आज काफी लेट हो गया था। शुभी भी आदित्य का इंतजार करते करते सो गई थी। रात के 12:30 बजे का समय हो रहा था। आदित्य घर पर आया और सीधे अपने रूम में आ गया। उसने देखा कि शुभी सो चुकी थी। आदित्य भी अपने कपड़े चेंज करके शुभी के बगल से लेट गया और उसे लेटते ही नींद आ गई, क्योंकि आज वह दिन भर बिजी होने की वजह से काफी थक गया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। शुभी अपने एग्जाम्स में बिजी हो गई। वह निशांत के बारे में भी भूल गई थी और अब कॉलेज जाने लगी। आदित्य अपने काम में बिजी रहने लगा। वह शुभी के एग्जाम्स की वजह से रात को लेट ही आता था, क्योंकि वह चाहता था कि शुभी इस समय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ना कि उस पर दोनों रात में एक दूसरे की बाहों में ही सोते थे। दोनों को एक दूसरे के करीब सोने की आदत जो लग गई थी। शुभी तो आदित्य के आने का इंतजार भी करती थी, पर आदित्य इतना लेट हो जाता था कि वह तब तक सो जाया करती और सुबह उसकी जब नींद खुलती तो आदित्य को सुकून से सोता देख उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वह उसे जगाए। आज शुभी के एग्जाम्स फिनिश हो गए थे। उसने आज डिसाइड किया था कि भले कुछ भी हो जाए पर आज वह नहीं सोने वाली। आज वह जागकर आदित्य का वेट करेगी। शुभी को वेट करते करते काफी देर हो गई थी। रात के 11 बज रहे थे, पर आदित्य अभी भी नहीं आया था। शुभी को नींद भी आने लगी थी, पर वह बाथरूम में गई और अपना फेस वॉश करके आ गई।
वह नीचे जाने के लिए अपने रूम से बाहर निकल कर आई तो उसने आदित्य को सीढ़ियों पर देख लिया। वो खुश हो गई कि आखिरकार आदित्य आ ही गया। शुभी आदित्य के पास जाने को हुई कि तभी उसे एक शरारत सूझी। आदित्य जैसे ही रूम में आया तो देखा बेड पर शुभी नहीं थी। वह अपने आप से बोला, शुभी अभी तक सोई नहीं। वह बेड के पास खड़ा हुआ था कि तभी कोई पीछे से उसके गले लग गया। आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह समझ गया था कि ये शुभी थी। वह शुभी की खुशबू को अब अच्छे से पहचानता था। शुभी ने अपने दोनों हाथ इस वक्त आदित्य की कमर के चारों ओर बंधे हुए थे। वह आदित्य की पीठ पर अपना सिर टिकाते हुए बोली, आप अब इतना लेट क्यों आते हो? आदित्य ने शुभी के छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया और फिर बोला, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? शुभी ने आदित्य की बात को सुना तो वह उससे दूर हुई। आदित्य पलटकर शुभी के सामने खड़ा हो गया। शुभी ने अपने दोनों हाथ बांधे और रूठते हुए बोली, मेरा जागना आपको अच्छा नहीं लगा ना? इतना बोलकर शुभी बेड पर जाकर लेट गई और उसने ब्लैंकेट ओढ़ लिया। आदित्य को शुभी के इस क्यूट से गुस्से पर प्यार आ रहा था। उसने अपने कोट को साइड में सोफे पर फेंका और फिर धीरे से ब्लैंकेट के अंदर घुस गया। उसने पीछे से शुभी को अपनी बाहों में भर लिया। वह धीरे से शुभी के कान में बोला, आई मिस्ड यू अ लॉट जान। झूठ। आप मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करते। न ही आप मुझे प्यार करते हो, शुभी ने गुस्से में कहा। आदित्य ने शुभी के कान पर किस करते हुए कहा, मैंने तुम्हें इसलिए सोने का पूछा क्योंकि कल तुम्हारा एग्जाम है, फिर तुम सुबह जल्दी कैसे उठोगी? शुभी ने आदित्य से कहा, मुझसे बात करने का टाइम मिलेगा तब तो आपको पता चलेगा ना कि मेरे एग्जाम खत्म हो गए हैं। इतना बोलकर शुभी ने आदित्य को धक्का दिया और उससे दूर खिसक गई। पर आदित्य ने शुभी की कमर पकड़कर फिर से अपने पास खींच लिया। वह शुभी से बोला, सॉरी जान, मैं अभी कुछ दिनों से थोड़ा अपने काम में बिजी था। आदित्य शुभी के थोड़ा और करीब होते हुए बोला, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने तुम्हें मिस नहीं किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर अभी तुम्हारे भी एग्जाम्स थे तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। शुभी ने आदित्य की बात सुनी तो वह पलटकर आदित्य को देखने लगी। उसके चेहरे को देखकर पता चल रहा था कि वह कितना थका हुआ है। शुभी आदित्य के गले लग गई। आदित्य के फेस पर स्माइल आ गई। उसने शुभी को छेड़ते हुए कहा, तुम्हें तो मेरे पास आने से बहुत प्रॉब्लम थी ना, पर तुम्हें देखकर पता चल रहा है कि तुम मुझे काफी मिस कर रही थी। शुभी आदित्य से दूर होकर मुंह बनाते हुए बोली, हाँ मैंने किया आपको मिस, बहुत मिस किया, पर आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, इसलिए आपसे कहने का कोई मतलब नहीं। आदित्य ने शुभी को अपनी बाहों में लिया और बोला, तुम्हारे लिए तो टाइम ही टाइम है मेरी जान। तुम्हें क्या पता कि मैं कितना तुम्हें मिस कर रहा था। तुम्हें प्यार करने के लिए तरस गया हूँ। इतना कहने के बाद आदित्य ने शुभी के गाल को चूम लिया। वह शुभी के गाल पर धीरे धीरे किस करने लगा। शुभी को अब अपनी बॉडी में गूसबम्प्स फील होने लगे थे, पर इस बार उसने आदित्य को अपने से दूर नहीं किया। आदित्य ने शुभी के गाल पर किस करते हुए शुभी का दुपट्टा हटाकर फेंक दिया और वो उसे गले पर किस करने लगा। शुभी ने अपनी आंखें भींच ली। उसका एक हाथ आदित्य के गले पर था और दूसरा उसकी बेक पर। आदित्य पूरी तरह शुभी के ऊपर आ गया था और वो बहुत प्यार से शुभी के गले पर किस कर रहा था। उसके हाथ शुभी को हर जगह छू रहे थे। आदित्य ने शुभी के चेहरे को अपने हाथों में लिया और फिर उसके माथे को चूम लिया। शुभी की अभी भी आंखें बंद थी। वह चुपचाप आदित्य के नीचे लेटी हुई थी। आदित्य ने धीरे से एक एक करके शुभी की बंद आंखों को चूम लिया और फिर उसकी नाक पर भी किस कर लिया। शुभी ने आदित्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। आदित्य ने शुभी के होठों को अपने होठों से पकड़ लिया। वह शुभी के लोअर लिप को सक करने लगा। शुभी आदित्य की बॉडी को गर्म होता हुआ महसूस कर रही थी।
वो भी अब आदित्य के प्यार में खोने लगी थी। आखिर इतने दिनों बाद आदित्य उसके पास था, वरना कुछ दिनों से वह एक रूम में होकर भी एक दूसरे से दूर थे। आदित्य बहुत पेशनेट होकर शुभी को किस कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने शुभी के होठों को छोड़ा। आदित्य ने शुभी के फोरहेड से अपना फोरहेड जोड़ लिया। दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। कुछ देर बाद जब दोनों नॉर्मल हुए तो शुभी ने आदित्य के गाल पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, आपने खाना खा लिया? आदित्य ने ना में अपना सिर हिलाया। शुभी आदित्य से बोली, आजकल आप ठीक से खाना नहीं खा रहे, सपना आंटी बोल रही थी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस आज ही नहीं खाया, आदित्य ने शुभी से कहा। हाँ तो चलिए पहले खाना खा लीजिए, और पहले तो मेरे ऊपर से हटिए, मैं आपको वेट और नहीं झेल सकती। आदित्य ने शुभी की बात सुनी तो वह शुभी की कमर को पकड़कर पलट गया और बोला, अब ये ठीक है, मुझे तुम्हारे वेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुभी का चेहरा लाल टमाटर की तरह लाल पड़ चुका था। वो इस समय आदित्य के ऊपर थी। वह धीरे से बोली, प्लीज खाना खा लीजिए। आदित्य शुभी से चिढ़ते हुए बोला, इतने रोमांटिक मोमेंट में तुम्हें खाने की पड़ी है। हमेशा मेरे मूड को तुम्हें खराब करके क्या मजा आता है। मुझे खाना नहीं खाना, मुझे बस तुम्हें खाना है। शुभी अपनी बड़ी आंखें करते हुए बोली, क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कैसे खा सकते हो आप? आदित्य ने शुभी की बात सुनकर अपना सिर पीट लिया। उसने शुभी को छोड़ा और कहा, तुम जाओ यहीं पर खाना ले आओ, तब तक मैं चेंज कर लेता हूँ। शुभी जल्दी से उठ गई। उसने नीचे पड़े हुए अपने दुपट्टे को डाला और फिर रूम से बाहर निकल गई। आदित्य अभी भी लेटा हुआ था, उसका बिल्कुल मन नहीं था चेंज करने का। उसे अपने पास से आती शुभी की खुशबू मदहोश कर रही थी। वो शुभी को जी भरकर प्यार करना चाहता था, पर शुभी ने एक बार फिर उसके इरादों पर पानी फेर दिया था। वो अपने आप से बोला, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, एक बार वापस तो आओ। आदित्य अपने ख्यालों में गुम था कि तभी उसका फोन बजा। उसने सोफे पर पड़े अपने कोट से अपना फोन निकाला और कॉल पिक किया। फोन कॉल पर बात करते हुए उसके चेहरे के भाव एकदम से गुस्से में बदल गए। वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, जस्ट शट अप। उसने गुस्से से फोन काट दिया। आदित्य ने थोड़ी देर बाद समीर को कॉल किया। समीर ने एक रिंग में ही कॉल पिक कर लिया। सैम, क्या ये सब सच है? आदित्य ने टेंस्ड होते हुए समीर से पूछा। हाँ भाई, पता नहीं ये सब अचानक से कैसे हो गया। हमें जल्दी निकलना चाहिए, मैं अभी घर आ रहा हूँ, समीर आदित्य से बोला। आदित्य ने फोन काट दिया। तभी शुभी खाना की प्लेट लेकर अंदर आई, पर उसने देखा कि आदित्य ने चेंज करने की वजह वापस कोट पहनना शुरू कर दिया। शुभी प्लेट टेबल पर रख आदित्य के पास आकर बोली, क्या हुआ? क्या आप कहीं जा रहे हैं? आदित्य शुभी के गाल पर हाथ रख कर बोला, हाँ जान, वो कुछ काम आ गया है, जाना पड़ेगा। शुभी हैरान होते हुए बोली, इस समय अब आपको कौन सा काम आ गया है? मैं आकर सब बताऊंगा, आदित्य अपने फोन पर कुछ चेक करते हुए बोला। शुभी आदित्य से बोली, पर खाना तो खा लीजिए फिर चले जाना। अगर एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा, आदित्य ने शुभी पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वो आगे बोला, नहीं खाना, मुझे खाना समझती क्यों नहीं हो तुम? क्यों हर वक्त छोटी बच्ची के जैसे जिद करती हो? शुभी ने आदित्य को इस तरह चिल्लाते हुए देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। आदित्य शुभी के आंखों में आंसू देखते हुए बोला, बस अब रोना शुरू कर दो, यही आता है तुम्हें? तुम्हें कुछ समझाने का कोई मतलब नहीं है। इतना बोलकर वह रूम से बाहर निकल गया। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले पाठ में।